कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है। स्पेशल जो है ये पहली बार वैकेंसी आया हुआ है जिसका एग्ज़ाम 24 जून को होने जा रहा है, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के फॉर्म को भरे हैं और 24 जून को एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल ही आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने जो है स्पेशल आपके लिए ये क्लास है जो लॉन्च कर दिया है और इस क्लास में हम लोग उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको 100% की एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है? और आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास रखा हुआ है जो आपका करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, आप पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आप ले जाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आप बेहतर तरीके से जुड़ जाओ। ठीक है, तो चलिएगा ये क्लासेज अभी भी आप लोगों के पास 3 से 4 दिनों का समय है और ये डेली क्लासेज चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कर लेते हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमारा जो है आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि ये क्लास बहुत बहुत ख़ास है और ख़ास करके आपको सुबह शाम ये क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सीट पक्का करना है तो आप डेली क्लास को किया करो। पहला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किस नेता ने किया था जिन्होंने जगदीशपुर क्षेत्र से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किस नेता ने किया था जिन्होंने जगदीशपुर क्षेत्र से अ, अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 100% है कि सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बाबू कुंवर सिंह। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत खास होता है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आ चुके हैं। इसमें कहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है अनुच्छेद आपको याद रखना है 36 से 51 तक और भाग 4। भाग कितना है? 4 और अनुच्छेद 36 से 51 आपको याद रखना है। डीपीएसपी आप कह सकते हो, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो है बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र उत्तर में किस एकमात्र देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? क्वेश्चन नंबर तीसरा में आप लोगों से पूछा गया है कि बिहार राज्य जो है ये किस राज्य किस देश से अपना सीमा साझा करती है? वो भी आपको लोकेशन बता दिया गया है कि उत्तर में वो देश है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए बांग्लादेश से तो बिल्कुल सीमा साझा नहीं करता है, भूटान से भी नहीं करता है, म्यांमार से भी नहीं करता है, तो करता किससे है? नेपाल से। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को याद रख लिया तो बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, लेंस की क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस एसआई मात्रक का जो उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। आपसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं?
देखिए लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में और दही के खट्टेपन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि जो है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में और दही के खट्टेपन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5 पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है छठा, लंबोदर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास होगा, ठीक है। और ये डेली चलेगा जब तक अभी आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाते हैं। तो लंबोदर शब्द में हमें समास देखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए समास विग्रह भी कर दिया गया है। यहाँ पे लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी को कहा जाता है। तो जब भी बोला जाए कुछ और समझा जाए कुछ और तो आपको समझना है बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट उत्तर बताने हैं आपको। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। पूछा जा रहा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होनी चाहिए ताकि कुल खर्च न बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे। देखिए इजी है प्रश्न, अगर आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि जो है खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए सीधा सा बात है कि मान लेते हैं कि 100 रुपये का पहले चीनी मिलता था, ठीक है। हम लोग 100 रुपये की चीनी खाते थे। अब जो है क्या है चीनी का दाम 25% बढ़ गया तो हमें खाना पड़ेगा कितने रुपये का चीनी। अगर चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो वही चीनी अब जितना हम लोग पहले 100 रुपये में खरीदते थे उतना चीनी हमें 120 रुपये 125 रुपये में मिलेगा, क्योंकि 25% चीनी का मूल्य बढ़ चुका है। अब यहाँ से कह रहा है कि यदि खपत में हम लोग कमी करें, जो हम खाते थे वहाँ पे कमी कर देते हैं और फिर जो है हमें वही हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि चीनी कम खाएंगे तो 100 रुपया में ही हमारा काम चल जाएगा। तो हम कितना का कमी कर रहे हैं यहाँ से 25 का, कितने पर कर रहे हैं, कितने पर कर रहे हैं 125 और गुणे 100, 25 पचे 125, 20 पचे 100, अर्थात हम कितने की कमी करेंगे यहाँ पे 20% का खपत, ठीक है, कमी कर देंगे तो हमारा जो है जो पैसा था उतने में ही हमारा काम चल जाएगा। चीनी अगर 20% कम खर्च करते हैं तो हमारा जो है काम बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया। यदि उनके वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये हम लोगों से पूछा गया है। मुझे लगता है कि आप क्लियर जो है कर सकते हो, बहुत इजी प्रश्न है। थोड़ा सी भी अगर आप दिमाग यहाँ से दौड़ाओगे तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले पिता का उम्र हम मान लेते हैं कि 7x है और जो पुत्र है उसका उम्र कितना है 3x है, ठीक है। ये कह रहा है कि इन दोनों का योग जो है कितना है 60 वर्ष है। हम जोड़े हैं तो 7 3 10x हो रहा है, ये कह रहा है नहीं 60 वर्ष। तो यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 दहा का 60,
बात क्लियर है आपको? 6 दहाका 60। अब इसने कहा है भाई साहब ने कि जो है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता वाला चेक कर लो। यहाँ पे पिता का 7x है, तो 7 गुणे एक्स का वैल्यू 6, 7 × 42 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। वह तस्वीर किसकी थी, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति कह रहा है तस्वीर के बारे में। आप समझ लो आप व्यक्ति हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, आप इसके बारे में आप कह रहे हो कि मेरा कोई भी भाई या बहन नहीं है, मतलब इसका ये कोई भी भाई बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन उस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा है। इसके ये जो है इसका जो पिता है वो मेरे पिता का बेटा है। इसका कोई पिता है, मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा है, अर्थात मेरे पिता का बेटा है, अर्थात आप समझ रहे हो, इसका इसके पिता ये हैं, तो इसके पिता का बेटा कौन हुआ, ये खुद हुआ यहाँ पे, तो इसके बेटा कौन हो जाएगा, ये है, अर्थात आप क्या कह दोगे, उसके पुत्र की, उसके पुत्र है। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध जो है महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध जो है महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर सी गया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी और यह किसकी राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी और इसकी राजधानी कहाँ थी। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट उत्तर है। मौर्य राजवंश की स्थापना कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बिहार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 15।
तो गया का जो अधिवेशन है ये चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीतरस का जो है स्राव करती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीतरस की स्राव करती है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, यकृत। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ए मीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है, ए मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो जिन्होंने बताया है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना। हिंदी का प्रश्न है और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी भी आप लोगों के पास समय है। आप बिल्कुल ये क्लासेज मिस न करें जो आपके अंतिम के दिनों में कराया जा रहा है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल डेली क्लास किया करो। शुद्ध वर्तनी उज्जवल जो लिखा गया है, इसमें आप सही कौन सा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, डबल ज जो है आधा होता है। आधा जो ज है वो 2 बार लिखा जाता है, वह में से वही बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो सब कुछ जानता है उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा, 120 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल जो है 240 के 20% के बराबर हो जाए? क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हो, पूरा का पूरा जो है घुमाया गया है प्रश्न आपको, ठीक है, पर है बहुत ईजी। अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आप बना लोगे। कह रहा है 120 का 15% अर्थात 15/100 में क्या जोड़ा जाए? तो हमने x जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या होता है कि 140 का 20% के बराबर होता है, तो 140/20 कर लो, बराबर है, तो यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह दे दिया है। अब देखो, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 24 दूना 48 इधर आ गया, इधर देख लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 2 मर्द में, 5 के पहाड़े में 3 मर्द में, 2 के पहाड़े में 6 मर्द में, 36 18 प्लस का x है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 48 और माइनस 18, अर्थात कितना आ जाएगा 30। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा था तो बिल्कुल आपका क्लियर है, यहाँ पे किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। एक साइकिल चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, बिंदु पर वापस आ जाता है शुरुआती बिंदु पर। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत जो है चाल क्या होने वाली है? हमें एवरेज उसका निकालना है कि वो जो गया है और आया है, तो उसका जो है एवरेज क्या है? बिल्कुल इसका एक बिल्कुल साधारण सा जो है फॉर्मूला होता है, 2
ए बी बट्टा ए प्लस बी। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है, आप लिख लो 2ab प्लस ए प्लस बी। 2ab का मतलब क्या होता है, 2a का मतलब होता है पहली चाल, तो 15 का स्पीड से गया है, और दूसरी चाल मतलब जो आया है 10 का। फिर ए प्लस बी मतलब इन दोनों का योग, 10 और 15 का योग करोगे तो 25 हो जाएगा। काट दो, 5 के पहाड़े में 2 मर्त में, ये 5 के पहाड़े में 5 मर्त में, 5 के पहाड़े में ये 3 मर्त में, 3 दूना 6, 6 दूना 12 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए संख्या क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे तो 3 से हो गया 7, 7 से हो गया 15, 15 से 31, 31 से 63, तो अगला पद क्या। जब हम देखेंगे तो यहाँ से 3 से 7 कब होगा, 3 दूना में हम 3 से 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, 3 दूना 6, 1 7। 7 में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा और 1 जोड़ देते हैं, 7 दूना 14 और 1 15। फिर हम क्या करते हैं, 15 में जो है 2 से गुणा कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, 15 दूना 30 और 1 31। अर्थात सब में 2 से गुणा और 1 जोड़ दो। उसी प्रकार 63 में 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 3 दूना 6, 1 7, 127। इकाई का अंक 7 आ रहा है तो 127 आपको पहला ही तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में रोज को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में बिस्कुट को जो है कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है जो है 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, आप बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व करोगे। ROSE रोज लिखा हुआ है, यहाँ पे R को क्या लिखा है T, O को Q, U को S को U, E को G। हमने देखा E को G अर्थात 2 जोड़ दिया, ऐसा ना इस पे U 21 पे यहाँ पे भी 2, O 15 पे, Q 17 पे यहाँ पे भी 2, R 18 पे, T 20 पे यहाँ पे भी 2। सभी में देखो 2 2 अक्षर जोड़ा गया है, अर्थात हमें जो पता चल गया, लॉजिक हम लगा देंगे। यहाँ पे देखो B 2 पे होता है, 2 जोड़ोगे तो 4 पे होता है D, I होता है 9, 9 2 11 पे होता है K, S 19 तो 21, अर्थात ये भी वाला गलत। सी होता है 3 पे, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 पे होता है ई। क्यू होता है 23 पे, 2 जोड़ोगे डब्ल्यू। आई होता है 9 2 11। टी होता है 20 2 22, अर्थात ये गलत। हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे, बिल्कुल आप लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि ये क्लास है जब सुबह शाम दोपहर जो होने वाला है इस क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।